ठीक है जी, एपिटैक्सी हो गया, उसका रूट हो गया, उसके बाद प्रिकर्सर और सबस्ट्रेट एक्ट एज अ सीड क्रिस्टल। सीड क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि आपने बीज बोना होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर उसी चीज के जो पौधे होते हैं वो निकलना। गंदम का बीज बोएंगे तो गंदम बनना शुरू हो जाएगी और उसके पौधे निकल आएंगे उसके। अगर आप कपास बोएंगे तो बीज उसका तो कपास निकल आएगा। अगर आम की गुठली बोएंगे तो आम निकल आएगा। इसलिए इसको सीड कहा जाता है। सीड क्रिस्टल का मतलब ये है कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके पास नीचे है, आप उसी उसके ऊपर आप जो मटेरियल जो डिपॉजिट करेंगे, सेम उसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ वो मटेरियल को ग्रो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि हमेशा ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आपने फ़र्ज़ करें एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, उसके ऊपर आप कोई एक वो ग्रो मेटल ग्रो करवाना चाह रहे हैं। अब मेटल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, सेमीकंडक्टर का डिफरेंट है, दोनों के सेल पैरामीटर्स होंगे। फ़र्ज़ करें अगर आप क्यूबिक लेते हैं, क्यूबिक का जो ए होता है, ज़ाहिर है वो एक्स, वाई और ज़ेड डायरेक्शन में उसकी लेंथ होती है। तो ए ही है, फ़र्ज़ करें दोनों का स्ट्रक्चर क्यूबिक है, लेकिन एक का ए आपके पास 3 है और एक का जो ए लेंथ है वो आपके पास 5 है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो सीड जैसा आपके पास सीड है वैसे क्रिस्टल ऊपर बन जाए। उसमें फिर आमतौर पर ये होता है कि दरमियान में जब डेपोजिशन स्टार्ट होती है, जो पहली लेयर बनती है वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव लेयर होती है। उसकी वजह ये है कि एटम हमेशा कोशिश करता है कि एक एटम के ऊपर ही दूसरा एटम बैठे। अब सीड में तो एटम एक यहाँ पड़ा, एक यहाँ बैठा, एक एटम तो यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी असल पोजीशन तो दूर है, 4 वाली लेंथ पे मौजूद है। तो ज़ाहिर है वो नहीं बैठ पाएगा। उससे उसकी जो पाथ लेंथ होगी उसमें कोई स्ट्रेचनेस या कंप्रेशंस पैदा होती हैं। उसकी वजह से वो लेयर जो होती है किसी जगह वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी, कहीं कोई एटम बैठना चाह रहा होगा, नहीं बैठ पाएगा, मिडवे में बैठ जाएगा और इस तरह वहाँ पे आपके पास वो होना शुरू हो जाएगा। एक डिफेक्टिव लेयर पैदा होना शुरू हो जाएगी। फिर उस डिफेक्टिव लेयर के ऊपर एक और लेयर आएगी। अच्छा, अब जिस तरह ये लेयर्स बढ़ती चली जाएंगी, उसी तरह उसके अंदर वो डिफेक्ट्स आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो मटेरियल जिसको आप डोप कर रहे होंगे, वो अपनी ओरिजिनल पाथ लेंथ के साथ उसके ऊपर अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एपिटैक्सी के लिए ज़रूरी ये होता है, आम तौर पे जिस कंपाउंड को आपने ग्रो करवाना होता है, सबस्ट्रेट भी उसी का लिया जाता है। आपने ज़िंक ऑक्साइड को ग्रो करवाना है, तो आप ज़िंक ऑक्साइड का ही सबस्ट्रेट लें। उसका स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलियंस में उसमें कोई 2-4 उसमें डिफेक्ट होंगे। लेकिन ये होगा कि बाकी जो आपके पास एटम्स की पोज़ीशंस हैं वो उसमें फिक्स होंगी, तो इस तरह वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन किस्म का ऑर्डर्ड किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो फौरी तौर पे बनना शुरू हो जाएगा। गैलियम नाइट्राइड आपने बनाना है तो गैलियम नाइट्राइड का ही सबस्ट्रेट ले लें। गैलियम आर्सेनाइड बनाना है, गैलियम आर्सेनाइड का सबस्ट्रेट ले लें। इसलिए कोशिश ये की जाती है एपिटैक्सी एपिटैक्सियल ग्रोथ के केस में कि आप सीड क्रिस्टल वो लें जिसके ऊपर आपने जो मटेरियल डिपॉज़िट करवाना है। ठीक है? तो सेम अगर आप लेंगे तो वो आपको एक बहुत बेहतरीन किस्म का क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। अब आगे इस एपिटैक्सी की 2 टाइप्स हैं, एक होमो एपिटैक्सी है, एक हेटेरो एपिटैक्सी है। होमो एपिटैक्सी में सेम कंपोजिशन होती है और हेटेरो एपिटैक्सी में डिफरेंट कंपोजिशन होती है। एपिटैक्सी का मतलब ये है, होमो एपिटैक्सी का मतलब कि आप जो लेयर्स बना रहे हैं, होमो एपिटैक्सी का मतलब ये है कि सेम मटेरियल की लेयर्स एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी आप ग्रो करते चले जा रहे हैं। हेटेरो एपिटैक्सी का मतलब ये है कि आप जब लेयर्स बना रहे हैं, तो लेयर्स के केस में एक लेयर एक इस मटेरियल की होगी, दूसरी लेयर दूसरे मटेरियल की होगी, तीसरी फिर पहले की, चौथी फिर दूसरे की। अगर आपके पास 3 मटेरियल हैं तो 1, 2, 3 फिर 1, 2, 3 और वो वहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो हेटेरो एपिटैक्सी में बनेगा। या इस तरह भी हो सकता है कि आप कुछ जो है वो नैनोमीटर आप एक एपिटैक्सी बना लें, उसके बाद उसके ऊपर फिर दूसरी एपिटैक्सी बना लें, फिर उसके ऊपर तीसरी एपिटैक्सी बना लें, तो ये भी हो सकता है। उसकी कुछ थिकनेस कुछ नैनोमीटर में हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, अब एपिटैक्सी बनाई कैसे जा सकती है? क्या-क्या तरीक़ेकार हैं उसमें? अच्छा, उसमें एक वेपर फेज़ एपिटैक्सी है तरीक़ाकार, दूसरा लिक्विड फेज़ एपिटैक्सी है और तीसरा मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी है। वेपर फेज़ में आपके पास जितने प्रीकर्सर्स होंगे वो सारी गैसेज़ होंगी। मसलन यहाँ पे सिलिकॉन क्लोराइड है, टेट्राक्लोराइड, ये आपके पास गैस फॉर्मेट में होगा। हाइड्रोजन आपके पास गैस होगी। इन दोनों को मिलाएँगे, रिएक्शन होगा, रिएक्शन के नतीजे में आपके पास HCl गैस बन जाएगी और सिलिकॉन जो है वो आपके पास सॉलिड स्टेट में सबस्ट्रेट के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। और ये रिएक्शन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है जी, इसमें आपके पास जो ग्रोथ रेट होगा वो
जिस प्रोपोर्शन से आप गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर, चैम्बर के अंदर इंसर्ट करेंगे, वही इसका ग्रोथ रेट होगा। गैसेस की इंसर्शन अगर ज़्यादा होगी तो आपके पास ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा, और गैसेस की इंसर्शन अगर कम होगी तो ग्रोथ रेट भी उस हिसाब से कम हुआ करेगा। अच्छा, उसके बाद लिक्विड फेज एपिटेक्सी है। इसमें जो चार्ल्सकी मेथड है, जिससे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड्स की बेसिकली बड़े-बड़े इंगट्स बनाए जाते हैं। इंगट्स क्या होते हैं? आपने वो जैसे पेंसिल देखी है ना, अगर इस पेंसिल का डायमीटर अगर आप 1 से 2 इंच कर दें, इसकी मोटाई जो है पेंसिल की, और इस तरह ये छोटी से बड़ी पेंसिल होती जाएगी, तो ये इंगट बनता चला जाता है। बाद में क्या किया जाता है कि इसको बारीक स्लाइसेस में, जो कि तकरीबन 1 से 2 मिलीमीटर उनकी थिकनेस होती है, उन स्लाइसेस में काट दिया जाता है। उससे आपके पास फिर वो क्रिस्टल बन जाते हैं, जो कि सिलिकॉन के होते हैं। आप ये देखते होंगे कि ये सोलर सेल बाजार में, मार्केट में मौजूद है। इसमें छोटे-छोटे वो मौजूद हैं, स्क्वायर आपके पास मौजूद होते हैं, के पीसेस मौजूद होते हैं। वो सेल्स होता है बेसिकली, उन सेल्स को बाद में जोड़ के तो पूरा एक पैनल बना दिया जाता है। तो वो सेल बेसिकली क्या होता है कि एक स्लाइसेस होते हैं, एक इस तरह बड़े से इंगट से बने हुए। तो उसमें आपके पास इनिशियली सिलिकॉन को पिघलाया जाता है, पिघला के और उससे एक बड़ा सा एक वो बना दिया जाता है, इंगट बना दिया जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर। ग्रोइंग क्रिस्टल फ्रॉम मेल्ट ऑन सॉलिड सबस्ट्रेट और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, इसमें आपके पास टर्नरी और क्वाटर्नरी जो कंपाउंड्स हैं, 5-7 ग्रुप और 3 ग्रुप के, मसलन गैलियम आर्सेनाइड, तो वो भी बनाए जा सकते हैं, और उसके लिए सबस्ट्रेट्स आ रहा है गैलियम आर्सेनाइड इन्होंने यूज किया हुआ। तीसरा मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी है। इसमें भी आपके पास एवेपोरेटेड बीम पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इसमें और उसमें वेपर फेज एपिटेक्सी, उसमें भी तो वेपर्स हैं, इसमें भी वेपर्स हैं। उसमें फर्क ये है कि उसमें देखें गैस है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड गैस है। अच्छा, उस गैस के अंदर सिर्फ सिलिकॉन नहीं है, बल्कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। जब आप मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी में जाएंगे तो इस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को पहले क्या किया जाता है कि सिलिकॉन गैस में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद फिर इसकी बीम बना के आगे भेजी जाती है, और वो बीम जो है वो आगे जाके फिर रिएक्ट करती है। और उसके बाद इसमें आपको रिएक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई वैक्यूम के ऊपर करना पड़ता है। आमतौर पर 10⁻10 पास्कल रिक्वायर्ड होता है। और ये जितने भी रिएक्शन फिर होते हैं, जो कंपाउंड बनता है, फर्ज करें अगर गैलियम और आर्सेनाइड बन रहा है, तो गैलियम और आर्सेनाइड एटम्स जो हैं वो मूव कर रहे होंगे उस चैम्बर के अंदर, और जैसे ही सबस्ट्रेट में पहुंचेंगे, सबस्ट्रेट पे जाके रिएक्शन होगा और गैलियम आर्सेनाइड बन जाएगा। ठीक है, दरमियान में, चैम्बर के दरमियान में कोई रिएक्शन नहीं होता। वो फिर कैसे होता है वो मैं आगे आपको उसकी डिटेल बताऊँ। अच्छा, ये आपके पास एक सेटअप है मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी का। यहाँ पे ये इसके सारे ये कंट्रोल पैनल्स हैं, ये इसका हार्डवेयर है, ये एक चैम्बर है जहाँ से गैसेस आ रही हैं, ये पूरा आपके पास पैनल है जहाँ पे गैस ट्रेवल करती है। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो जगह है जहाँ से आपने चीज़ों को इंसर्ट करना होता है। ठीक है जी, मसलन सबस्ट्रेट इंसर्ट करना है आपने, जो गैसेस हैं या कोई एलिमेंट्स हैं जिनको आपने एवेपोरेट करना है, उनको इंसर्ट करना है। और उसके ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ग्लास के होल्स लगे हुए हैं। ये बेसिकली होल्स हैं जहाँ से आप वो रिएक्शन के काइनेटिक्स ये आप देख सकते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा सेटअप होता है मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी का। और इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक टाइम पे कोई 4-5 लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और ये जो है इसका सोर्स विले एनवायरमेंटल मॉलिक्यूलर साइंस लेबोरेटरी है, पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लेबोरेटरी रिचर्ड, इसका सोर्स है जनाब, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अब इसका आइडिया किसने दिया? ऑब्जेक्टिव था कि डिपॉजिट कैसे किया जाए एक सिंगल क्रिस्टल थिन फिल्म को, जो कि जिसमें डिफेक्ट्स की भी डेंसिटी बहुत कम हो। उसके लिए जे.आर. आर्थर और अल्फ्रेड वाइट जो बेल लैब्स में काम कर रहे थे, उन्होंने 1960s में पहली दफा इसका सेटअप बनाया। अल्ट्रा हाई वैक्यूम चाहिए जो कि 10⁻8 पास्कल तक होता है। और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें जो फिल्म्स बनती है वो बहुत स्लो डेपोजिशन रेट पे होता है, और 1 माइक्रोन पर आवर, यानी 1 घंटे में आपके पास 1 माइक्रोमीटर की फिल्म मैक्सिमम ये उसकी बताई हुई है, वरना आमतौर पर इससे भी कम डेपोजिशन रेट जो होता है उस पर रखा जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि डेपोजिशन रेट फिल्म का जितना कम होगा उतना ही टाइम एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को मिलता है कि वो सबस्ट्रेट्स पे जाके
और अपने आप को एडजस्ट करें, और जितना एडजस्टमेंट का टाइम और उनको ज़्यादा मिलता है, उतना ही वो क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी और फाइन फ़िल्म बनाते हैं। ठीक है जी। स्लो डेपोज़िशन रेट्स रिक्वायर प्रोपोर्शनली बेटर वैक्यूम। जितना डेपोज़िशन रेट स्लो रखा जाएगा, उतना ही वैक्यूम भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है, ताकि जो आपके पास प्रिकर्सर्स एटम्स जा रहे हैं, उनके रास्ते में, पाथ में आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए कि वो अपने पाथ से जो कि सबस्ट्रेट की तरफ जा रहा है उससे मुड़ जाएं और देयर डेपोजिशन रेट मजीद स्लो हो जाए। तो इसका प्रोसेस क्या है कि अल्ट्रा प्योर एलिमेंट्स आर हीटेड इन सेपरेट क्वाजी नट्स एंड एफ्यूएंट सेल। अब ये नट्स एंड एफ्यूएंट सेल इसकी डायग्राम में आगे समझाऊंगा आपको। एक अलग से सेल होता है जिसके अंदर एक गैस की बीम प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, जब उसमें फर्ज करें अगर आपने गैलियम आर्सेनाइड प्रिपेयर करना है, तो गैलियम की एक बीम प्रोड्यूस की जाएगी और दूसरी आर्सेनाइड की बीम प्रोड्यूस की जाएगी until दे बिगिन टू स्लोली सब्लिमेट। जब उनको उस फ्यूजन सेल के अंदर हीट किया जाता है, और हीट इस तरह किया जाता है कि आपके पास सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस आपको पता है कि आप उसमें सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो वेपर्स में कन्वर्जन हो जाती है, तो आपके पास वेपर्स की बीम्स जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। और ये जो बीम्स होती हैं, इनको फिर वो किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है सब जहाँ पे सबस्ट्रेट रखा हुआ होता है स्ट्रेट पाथ में, और ये जो गैसेस एलिमेंट्स होते हैं ये फिर वहाँ वेफर पे पहुँचते हैं। वेफर जो आपके पास सबस्ट्रेट का होता है, जो कि ऑलरेडी हम कहते हैं गैलियम आर्सेनाइड है, ताकि जब ये उसके ऊपर जाए तो सेम ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ ग्रो करे। तो वहाँ पे ये आर्सेनाइड और जो आर्सेनिक और गैलियम की जो बीम है, जो एटम्स हैं, वो वहाँ जाके रिएक्ट करते हैं वेफर के ऊपर, और वहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड की लेयर जो है वो बनना शुरू हो जाती है। The term beam means the evaporated atoms do not interact with each other or with other vacuum chamber gases until they reach the vapor. अच्छा, बीम के यहाँ पे डिफाइन करें, बीम का मतलब क्या होता है? बीम का मतलब ये है कि आपने गैलियम को एवेपोरेट किया, एवेपोरेट करने के बाद आपने जब उस गैस को डायरेक्ट करवाया सबस्ट्रेट की तरफ, तो ये बीम जो है ये वहां से एफ्यूजन सेल से निकलने से लेकर और सबस्ट्रेट तक पहुंचने तक ये दरमियान में किसी और गैस से रिएक्ट नहीं करती। अब वो गैस कौन सी हो सकती है? शायद आप साथ आर्सेनिक गैस को भी मूव करवा रहे हैं, तो उसकी बीम अलग एक साइड से आ रही होगी, गैलियम की दूसरी साइड से आ रही होगी, जब तक, और इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल होगी सबस्ट्रेट के ऊपर। वहां पहुंचने तक ये दरमियान में आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अब आपने वैक्यूम ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा वैक्यूम भी इस बात को एश्योर करता है कि जो आपके पास एनवायरमेंटल गैसेस हैं, उनकी बहुत कम से कम अमाउंट जो है वो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे आपके पास के चांसेस हैं वो कम हो। ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी, ये बीम हो गई। उसके बाद जब हम फर्दर आगे जाएंगे तो इसमें अब ये आपके पास जो नट्स नफियन सेल है कि वो कैसे होता है, उसमें आपके पास ये ओवन होता है। यानी इस पार्ट में आपने उस मटेरियल को करना होता है, हीट करना होता है, जहाँ पे सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। और जैसे सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, मटेरियल जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उसके बाद उसको वहां से ट्रेवल करवाने के लिए जस्ट एक ऑरिफिस, एक स्मॉल होल से उसको एक्सपोज किया जाता है। अब उसमें होता ये है कि आपके पास यहाँ से मुख्तलिफ डायरेक्शन में बीम जाएंगी, लेकिन इस बीम ये जो ऑरिफिस है इसकी और सबसेट के दरमियान एक काफ़ी लेंथी फासला होता है। जैसे आपने वहाँ पे मैंने जब पिक्चर दिखाई तो आपने एक बहुत बड़ा एक पाइप देखा था। तो अच्छा, एक बहुत बड़ा पाइप, उसकी वजह ये होती है कि इसमें जब ऑरिफिस से ये गैसेस निकलती हैं तो ज़ाहिर है डायरेक्शन रैंडम होती है। इसमें ये यकीनी बनाया जाता है कि जो स्ट्रेट पाथ के अलावा बाकी जितनी गैसेस हैं वो जल्द से जल्द क्या हो, डाइवर्ट होके, और जो साइड्स हैं आपके पास वहां पे जाके ये वो हो जाए, डंप हो जाए, और उसके बाद आपके पास जो एक स्ट्रेट बीम है सिर्फ वो ही जाए जो कि सबस्ट्रेट की तरफ जा रही है। ठीक है, जब ये सबस्ट्रेट की तरफ जाएगी तो यहाँ पे जब दूसरी गैस आएगी उसके साथ मिलके ये फौरी तौर पे क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। तो ये इसका एक
सिंपल सा एक मैंने बनाया है एफिशिएंट सेल का मॉडल। So with collision of gas molecule moving in the same direction और simplest way to generate efficient cell आपके पास इस तरह का होता है ये। अच्छा जी। ओवन contains the material to make the beam। ये जो आपके पास ओवन था उसमें मटेरियल था जिसको आपने evaporate करना है, और ये ओवन also connected to a vacuum system through a hole। ओवन को भी आपने वैक्यूम के साथ अटैच करके रखना होता है ताकि जो एक्स्ट्रा आपके पास मटेरियल एवेपोरेट हो रहा है उसको ओवन से ही जो एक ओरिफिस निकल गया उसके अलावा अगर मौजूद है एवेपोरेटेड मटेरियल तो उसको ओवन से बाहर जो है वो एवेपोरेट कर लिया जाए। द सबस्ट्रेट इज लोकेटेड विद द लाइन ऑफ साइट टू द ओवन अपर्चर। लाइन ऑफ साइट का मतलब ये है कि बिल्कुल जो आपके पास बीम की डायरेक्शन है बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर आपके पास मौजूद है सबस्ट्रेट जो है टू द ओवन अपर्चर। From kinetic theory, the flow through the aperture is simply the molecular impingement rate on the area of the orifice। Molecular impingement rate का मतलब ये है कि आपके पास फर्ज करें आपने गुब्बारे को वो किया है उसको उसमें छोटा सा सुराख रह गया मैन्युफैक्चरिंग। अब आप उसको भरते हैं, उस छोटे से सुराख में से हवा बाहर निकलती रहती है, ठीक है। आप उसको मुंह के सामने लेके आए ना, अगर बिल्कुल करीब लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे के ऊपर या हाथ के ऊपर जो एयर का प्रेशर होगा वो काफी ज्यादा होता है। जितना दूर लेते चले जाएंगे वो प्रेशर कम होता चला जाता है। उसकी वजह ये है कि वो जब ओरिफिस से निकल रहे होते हैं ना वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इम्पिंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वहाँ पे आके सब मॉलिक्यूल बाहर निकलना चाह रहे होते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो फिर क्या होता है उसमें कुछ स्ट्रेट पास निकल जाते हैं, कॉर्नर के अराउंड जो होते हैं वो थोड़े जो एंगल्ड पास होते हैं वहां से वो निकलना शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली ओरिफिस के ऊपर कितने मॉलिक्यूल एक टाइम पे आके स्ट्राइक कर रहे हैं उस होल के ऊपर, ये बेसिकली उसका रेट होता है, ठीक है। जितना प्रेशर पीछे से ज्यादा होगा उतना ही इम्पिंजमेंट रेट ज्यादा होगा, जितना प्रेशर कम होगा उतना इम्पिंजमेंट रेट जो है वो उस ओरिफिस के ऊपर कम होता है। अच्छा, अब अगर ये इम्पिंजमेंट रेट आपने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए आई आपके पास फार्मूला है और ये बराबर है 1/p/kt और 8 kT/πm। एम आपके पास बेसिकली वो जो ओरिफिस है उसका डायमीटर है, और बाकी यहाँ पे पी प्रेशर है कि गैस का प्रेशर कितना है, केटी आपके पास गैस कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, बाकी सारे कांस्टेंट है। तो इस इम्पिंजमेंट रेट, इस फार्मूले से आप इम्पिंजमेंट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली दो चीजें आपको चाहिए होंगी कि टेम्परेचर आपने ओवन में कितना प्रोड्यूस कर दिया है, उस टेम्परेचर के अगेंस्ट प्रेशर कितना प्रोड्यूस हो गया है, और आपके पास जो ओरिफिस है उसका डायमीटर कितना है। द टोटल फ्लक्स थ्रू द होल विल, अब टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा जाहिर है वो आपने ये अब इम्पिंजमेंट रेट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है जी। अब एरिया किस चीज का एरिया है, वही आपके पास ओरिफिस का, यहाँ पे सिर्फ डायमीटर था, यहाँ पे उसका टोटल एरिया आपने जो है वो पुट करना है, और ये आपके पास इसको आप इम्पिंजमेंट रेट से मल्टीप्लाई करें तो ये p πr²/2πm/kT ये आपके पास आ जाएगा। The spatial distribution of molecules from the orifice of a Knudsen cell is normally a cosine distribution। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये है कि मैं जैसे कह रहा हूँ कि स्ट्रेट निकले हैं, लेकिन जाहिर है बिल्कुल स्ट्रेट के साथ ये इस तरह एक कोन सी बनती नजर आती है ना, उसमें एक बीम होगी स्ट्रेट जा रही होगी, फिर कुछ इस एंगल पे जा रही है, इस एंगल पे जा रही है, इस एंगल, तो इस तरह जितना डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा ये पूरी कोन जो है ये फैलती चली जाती है। तो उसको वो कहता है कि ये जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन होगी मॉलिक्यूल की जब वो ओरिफिस से निकलेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये एक कोसाइन लॉ होता है जिसको आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये v उसमें उनकी वेलोसिटी है, n उनकी डेंसिटी है कि कितने मॉलिक्यूल जो है वो वहां से निकले हैं, और ये आपके पास cos थीटा टोटल जो कोन का इंटरनल एंगल होगा, ठीक है जी। आगे चले तो इंटेंसिटी ड्रॉप ऑफ एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिफिस। अच्छा, अब आप ओरिफिस और जो सबस्ट्रेट है उसके दरमियान का डिस्टेंस है कैपिटल एल, ये कैपिटल एल है, ठीक है। तो अब आप जितना इससे दूर जाते चले जाएंगे उतना ही इसकी इंटेंसिटी ड्रॉप आउट होती जाएगी। मैंने कहा कि जाहिर बाहर जाते चले जा रहे हैं तो वो अब स्ट्रेट जाने वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े होते चले जाएंगे, सिर्फ आखिर में फिर ये होगा कि सिर्फ एक स्ट्रेट बीम ही जा रही होगी, बाकी सारे बीम जो है वो साइड में डंप हो चुकी होंगी। तो उसके लिए फार्मूला ये है कि एल स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप पिछला फार्मूला देख लें तो ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे उसने इसको कोसाइन लॉ जो है वो कॉज अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अच्छा, हाई वेलोसिटी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी द एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात क्या है कि आपके पास मॉलिक्यूल कितने परसेंट मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी होगी कि वो सबस्ट्रेट तक पहुंच जाए। डायरेक्ट बीम जा रही है, अब ये बीम का कोन का इंटरनल डायमीटर जितना कम होगा उतने आपके पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आगे जाएंगे, जितना डायमीटर वो जो कोन का आपके पास एंगल ज़्यादा होता है उतना ही आपके पास कम मॉलिक्यूल जो है वो वहाँ पे जाके पहुँचते हैं। अब इसमें वी आपके पास वेलोसिटी है, अल्फा आपके पास प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया हुआ है एक्सपोनेंशियल के साथ माइनस वी स्केयर, वेयर अल्फा की उसने वैल्यू दे दी कि वो क्या चीज़ है 2kT ओवर एन। अल्फा बेसिकली कांस्टेंट समझने आप इसको, प्रोबेबिलिटी ना समझे वो तो ये रेट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है डी एन ओवर एन। वी आपके पास वेलोसिटी है कि उस वेलोसिटी के ऊपर जिसके ऊपर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वहाँ पे रेट क्या होगा मॉलिक्यूल्स के वहाँ तक पहुँचने का। अल्फा आपके पास एक कांस्टेंट है, ठीक है जी, 2kT ओवर एम। एम आपके पास उस ऑरिफिस का बेसिकली डायमीटर है और 2kT आपके पास कांस्टेंट हो गया। तो इससे आप रेट फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब वो ये 2kT क्वेश्चन है, वो कहता है कि इसको इंटीग्रेट करें तो ये आपके पास देगा मीन ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल जो कि ऑरिफिस से निकल के सबस्ट्रेट तक जा रहे हैं उनकी एवरेज जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल आउट, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं वहां तक, तो वहां पे वो कितनी एनर्जी लेके जा रहे हैं, जब सबस्ट्रेट तक पहुंचेंगे तो उनके पास एनर्जी जो है वो कितनी होगी। Intense is maximum in the direction normal to the orifice and decrease with increasing theta, which causes problem। ठीक है, ये वही बात जो मैंने आपको कोन की फॉर्म में बताई जा रहा है। यहाँ पे तो हम 2D में देख रहे हैं, अगर 3D में देखेंगे तो ये जो सेंट्रल लाइन है इसके गिर्द ये एक कोन बन रही होगी। अब जितना आपके पास ये एंगल कम होगा उतना ही आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी है सबस्ट्रेट तक पहुंचने वाले मॉलिक्यूल्स की। जितना ये एंगल बढ़ता चला जाएगा उतने ही वो डाइवर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाएंगे और सबस्ट्रेट तक पहुंचने वालों की डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है, यूज कॉलीमेटर। कॉलीमेटर ये होता है कि आपने एक ऐसी असेंबली यूज करनी है जो कि इन तमाम मॉलिक्यूल्स को एक डायरेक्शन में फोर्सफुली मूव करवाए। अब वो क्या होता है, बैरियर विद स्मॉल होल, इट इंटरसेप्ट्स ऑल ऑफ द फ्लो एक्सेप्ट फॉर द ट्रैवलिंग टुवर्ड द सैंपल। अच्छा, अब सिंपल अगर आपने एक वो करना है तो आपने क्या करना है, जहां से ये ऑरिफिस है ऑरिफिस के सामने ही आप एक प्लेट रखें, उस प्लेट के अंदर ऊपर एक सुराख कर दें छोटा सा। अब वो क्या होगी, ब्लॉकिंग प्लेट होगी। अब उस सुराख के अंदर से जितने मॉलिक्यूल गुजर रहे हैं वो तो स्ट्रेट पाथ में मूव करेंगे और वो स्ट्रेट ही जाते चले जाएंगे। लेकिन जो बाकी एंगल किसी एंगल थीटा पे है, वो एंगल आपके पास 5 है, 10 है, 15 है, 45 है, उस पे जितनी बाकी बीम्स आ रही हैं वो सारे क्या होंगे, उस ब्लॉकिंग प्लेट के ऊपर स्टिक होते चले जाएंगे। तो इस तरह वो जो होगा कि आपके चैम्बर भी पूरा जो पूरा कॉलम या पूरा पाइप है उसकी दीवारें सारी की सारी खराब हो जाएं और उसके ऊपर आपके पास एक फिल्म की लेयर चढ़ जाए। उससे बचने के लिए बेहतर ये होता है कि आप इस किस्म का एक ब्लॉकिंग कॉलीमेटर यूज करें, जो क्या करेगा, सिर्फ स्ट्रेट जाती हुई बीम को तो अलाउ करेगा लेकिन बाकी बीम्स को क्या करेगा, अपने ऊपर रोक लेगा, इंटरसेप्ट कर लेगा। अब ये आपके पास एक असाइनमेंट, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, जहाँ पे हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी थी। Solve the equation to find the mean translation energy ETR of the molecules where alpha is equal to kT over m. Or what fraction of molecules in a molecular beam of N2 nitrogen have formed by the effusion of N2 gas initially at 300 Kelvin. ये temperature हो गया. From an orifice at a large Knudsen number will have kinetic energies greater than 8 kilo. अब kinetic energy आपकी वहाँ से निकल रहा है वो भी दे दिया आपको कि 8 किलो कैलोरी पर मोल है। ठीक है जी, आपकी एक असाइनमेंट है, आपने फाइंड आउट करनी है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये फिर आपने नेक्स्ट वीक तक मुझे सबमिट करवानी है ऑनलाइन। चलिए, यहाँ तक इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ।